आपको कभी सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा कुछ हुआ हो और बिना सोचे समझे कभी आपने एंटीबायोटिक लिया, ऐसा क्या आपने कभी किया है? कई बार हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में आता है। एंटीबायोटिक को कॉमनली हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब अगर आप खांसी की या सर्दी जुकाम की बात करें या फिर कॉमन कोल्ड की बात करें, मोस्ट ऑफन इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरस। अब आप सोचिए आपको कोई बीमारी वायरस से हुई है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हो जो कि बैक्टीरिया के ऊपर असर करता है, तो क्या ये लेना वाजिब है? आप जाने अनजाने अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को डेंजर में डाल रहे हो। कैसे? अगर आपने एंटीबायोटिक्स ली बिना सोचे समझे तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो वो एंटीबायोटिक फ्यूचर में असर करना बंद कर देगी। इम्पोर्टेंट ये है कि जब कभी आपको कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम या खांसी होती है, हल्का फुल्का बुखार आता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही गजब का पावर रखती है। ये हमारी बीमारी को अपने आप ठीक करने की हिम्मत रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स डाल के हमारी इम्यूनिटी को और उल्टा डिफर कर देते हैं या फिर हमारी इम्यूनिटी को हम कंफ्यूज कर दें। अगर हम हमारे इम्यूनिटी पे भरोसा रखें और कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की आपको बताता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, पल्स। पल्स में खाने वाली गोली की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि गुल्ले के बाद एकदम अलग से मसालेदार टेस्ट देती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। पल्स का मतलब है, आपने एक वर्ड सुना होगा या फिर एक प्रोग्राम देखा होगा या सुना होगा, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें पल्स का क्या मतलब होता है? पल्स का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं एक साथ पूरे मास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम का देखा हो तो कोई एक डेट होगी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, ऐसी कोई एक पर्टिकुलर डेट होगी। उस डेट को सारे बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है थ्रू आउट द इंडिया। उससे क्या होता है, अगर आपने 70-80% को भी इम्यूनाइज कर दिया तो लगभग 100% लोगों को इम्यूनाइज करने की पावर होती है उसमें। दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। लाइकवाइज ये जो पल्स है ना, पल्स हमारे देश के ट्रेडिशंस में सदियों से करी जा रही। हमको पता भी नहीं है पल्स एक्टिविटी कितने सालों से, कितने ज़माने से हमारे कंट्रीज में फॉलो की जाती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हमने कोई पल्स एक्टिविटी की है? क्या आपने कोई पल्स एक्टिविटी हमारे कंट्री में होते हुए महसूस की है, या फिर कभी आपने रियलाइज किया ये तो पल्स एक्टिविटी जैसा ही है? आई थिंक डेफिनेट हम में से सभी ने पल्स एक्टिविटी को महसूस किया है, फॉलो भी किया है, उसको किया भी है, बट हम अनअवेयर है उसके पावर से। एग्जाम्पल के तौर पर सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे पुराणों ने या फिर हमारे ग्रंथों ने ये डिफाइन कर दिया था कि इस तारीख को इतने बजे ये करना है। सोचो कितना पावरफुल हमारा साइंस था। हम रोज वो अंधविश्वास बोल के या फिर हम उसको कभी कंसीडर ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल्स नवरात्रों के दौरान देखा होगा। आपको याद होगा अष्टमी का एक हवन होता है। अष्टमी का हवन आज इस तारीख को इतने बजे होगा। ये आज से नहीं, ये हज़ारों साल पहले से डिसाइडेड है कि आपका उस साल में, फॉर एग्जाम्पल 2025 में या 2026 में किस तारीख को कितने बजे हवन होना है, वो डिसाइडेड है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी प्रथा बनाई थी। अगर आप गौर से देखेंगे तो वो सेम सिंगल डेट सिंगल टाइम होता है, जबकि पूरे देश में एक साथ एक्टिविटी होती है। सोचो, एक साथ एक्टिविटी होती है, एंड दैट इज नथिंग बट द पल्स। पल्स क्या है? एक साथ पूरे देश में मास लेवल पे कोई एक्टिविटी होती है एक ही टाइम पे, दैट इज पल्स। तो पल्स तो हम हज़ारों सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आप उसका साइंटिफिकली लॉजिक देखो। साइंटिफिक लॉजिक ये है कि पल्स एक्टिविटी या जो ये एक्टिविटी होती है जिसमें कि हवन करते हैं हम लोग, वो हवन जो होता है नवरात्रों के एंड में या अष्टमी के दिन होता है। उस समय में यूजुअली हमारे इंडिया में विंटर की एंट्री होती है, तो बिफोर विंटर हम लोग ऐसा हवन करते हैं। और हवन में जो मटेरियल यूज होता है ना, सारा मटेरियल ऐसा होता है जो वायरस जो होता है, वायरस के बाहरी लेयर जो होती है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट करता है। तो उससे वायरस क्या होता है, जिंदा तो रहता है लेकिन वो आपके अंदर बीमारी करने में सक्षम नहीं होता है। हमारे पुराने
ज़माने में पूर्वजों ने कितनी अच्छी एक्टिविटी हमारे को दी है, हम उस पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। हम किस चीज़ पे भरोसा करते हैं? एंटीबायोटिक्स पे। कुछ भी बीमारी हुई, चलो मेडिकल स्टोर, एंटीबायोटिक ले लो। हल्का फुल्का सब्जी जुकाम हुआ, हमको हमारी इम्यूनिटी पे भरोसा होना चाहिए। नहीं, हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। हम तो जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, बोलेंगे कि हमको कोई भी एंटीबायोटिक दे दो। और एग्जाम्पल के तौर पर बहुत कॉमन प्रैक्टिस बताऊँ आपको मैं, आप में से कितने लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन का नाम सुना है? आई एम श्योर वीडियो देखने वाले कम से कम 60 to 70% लोगों को एजिथ्रोमाइसिन का नाम पता होगा, क्योंकि वो भी कभी ना कभी मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर ले चुके होंगे। जस्ट हल्का सा बुखार हुआ, हल्का सा खांसी हुआ, हल्का सा जुकाम हुआ, ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में एक और एंटीबायोटिक का नाम बताता हूँ, दैट इज़ लीवोफ्लोक्सासिन। लीवोफ्लोक्सासिन बहुत माल प्रैक्टिस की जाती। इवन मैं हमारे फिजिशियंस, हमारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट को भी अवेयर करना चाहूँगा अबाउट दिस लीवोफ्लोक्सासिन। लीवोफ्लोक्सासिन एक रिजर्व मेडिसिन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में भी दी जाती है। अगर आपने अननेसेसरीली ओवर द काउंटर, बिना सोचे समझे, बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए अगर आपने ये एंटीबायोटिक ली, तो जाने अनजाने हम उस एंटीबायोटिक को एक्सपोज कर रहे टू द ट्यूबरकल बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, जो कि ट्यूबरकुलोसिस करता है। उसको आपने एक्सपोजर दे दिया, आधा अधूरा एक्सपोजर दिया, तो वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, उस एंटीबायोटिक को पहचान लेगा और उससे फाइट करने के पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। ऐसा होगा, पता है क्या होता है? मान लिया वो कॉमन कोल्ड थोड़ा और लंबा हुआ, थोड़ा और लंबा हुआ, थोड़ा और आगे खींचा हो, इम्यूनिटी आपकी डाउन हुई और पता चला आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। उस केस में वो लीवोफ्लोक्सासिन फिर असर करना बंद कर चुकी है। उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाएंगी ना, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट मेडिसिन, मतलब वो बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ मेडिसिन होती है, क्योंकि उनका पर डोज बहुत ही कॉस्टली होता है। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लोगों के लिए, लेकिन क्या आपको पता है, एक पेशेंट का ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट अगर वो MDR है तो लाखों में खर्चा होता है, एंड वो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है। क्या आप चाहते हो हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस एटीट्यूड? जस्ट बिकॉज ऑफ योर केयरलेस एटीट्यूड। अगर आपने केयर रखी होती विद प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तभी आपने एंटीबायोटिक ली होती, तो ये नौबत नहीं आती। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, तो याद रखो, अगर आपको कफ, कोल्ड या हल्का फुल्का फीवर है तो पहले CBC टेस्ट करवाएं। CBC टेस्ट करवाने में आपका WBC काउंट देखा जाता है। WBC काउंट अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सहमति से ही आप एंटीबायोटिक लें, ना कि फार्मासिस्ट या फार्मेसी शॉप पे जाके आप एंटीबायोटिक लें। अगर आप अपने लैब रिपोर्ट को हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हमारी लैब रिपोर्ट अगर किसी को दिखाया जाए तो हमको बेटर एडवाइस मिल सकती है, तो हमारी वेबसाइट drkamlesh.com पे लैब रिपोर्ट एनालिसिस आप बुक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या आप होम रेमेडीज से ठीक हो सकते हैं, या फिर हम ये भी गाइड करते हैं आपको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज़ है, तो भी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई लैब रिपोर्ट कराई, या फिर आजकल फुल बॉडी पैकेज कराने का बहुत चलन है, तो आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट किसी को कंसल्ट करना चाहिए, तो हमारी वेबसाइट drkamlesh.com पे आप विजिट करके हमसे कंसल्ट करा सकते हैं। या फिर आपके बेस्ड ऑन आपके सिम्टम्स, अगर आपको लग रहा है आपको कोई सिम्टम्स है, आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये भी एडवाइस लेना है, तो भी हमारी वेबसाइट पे आप बुक कर सकते हैं। सो विजिट drkamlesh.com।